सोलो लेवलिंग एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां जिन्हो जिस डंजन में जाता है वहां पर उसका मुकाबला कुछ मॉन्स्टर से होता है और स्टील फैंग लाइकन नाम का एक वुल्फ मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो उछल कर डोज कर लेता है। मगर उसकी जंप्स काफी ज्यादा ऊंची होती हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे अपनी बॉडी काफी ज्यादा लाइट फील हो रही है। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी दूसरी जिंदगी हासिल करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, इस वजह से अब मैं डर के मारे पीछे नहीं हट सकता। वो वुल्फ दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर जिन्हो बड़े जोश पे उसे पंच मारता है जिससे वो दीवार पे जा लगता है, जिसे देखकर जिन्हो खुद भी हैरान रह जाता है। वो सोचता है क्या ये मेरे फिजिकल एबिलिटी बढ़ाने की वजह से हुआ है, मगर तब भी ये मॉन्स्टर मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो वुल्फ दोबारा से उठकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर जिन्हो उसके ऊपर अपने पंचेस की बरसात कर देता है, मगर इससे उस वुल्फ को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो उसे अपने जबड़े से पकड़कर मारने ही वाला होता है, मगर जिन्हो वहाँ से हटकर बच जाता है। जिन्हो सोचता है कि मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता और वो वहाँ से भागने लगता है। मेरे पास कोई भी पार्ट या हीलर नहीं है, अगर मेरे पास कोई मैजिकल वेपन होता तो शायद मैं इसे लड़ पाता। तभी उसे याद आता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक मैजिकल वेपन पड़ा हुआ है और वो अपनी इन्वेंट्री से उस वेपन को निकालने लगता है, जो कि एक स्वॉर्ड होती है। वो वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, मगर जिन्हो अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर अटैक करके उसके सर को बीच में से काट डालता है। वो सोचता है कि मैं नहीं जानता कि ये तलवार मेरी इन्वेंट्री में कैसे आई, लेकिन मिस्टर सोंग ने बताया था कि इस स्वॉर्ड की कॉस्ट 3 मिलियन है, जिसे मैं कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपने स्टील फैंग लाइकन को हरा दिया है और उसे एक बार लेवल अप करने का नोटिफिकेशन भी आता है। इसके साथ साथ उस वुल्फ की वजह से उसे जो चोट लगी थी वो अपने आप ही हील होने लगती है। तभी वहाँ पर 2 वुल्फ और आ जाते हैं, मगर जिन्हो कहता है अब जब मेरे पास एक वेपन है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो देखता है कि वो तलवार तो जमीन में ही अटक गई है। फिर वो अपनी तलवार निकालने लगता है। अब इससे पहले कि वो वुल्फ उसके ऊपर अटैक करते तभी जिन्हो अपनी तलवार निकाल के उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसके सामने वाला वुल्फ उछलकर उसे डॉज कर लेता है। वो दूसरे वुल्फ के ऊपर दोबारा से एक अटैक करने लगता है, मगर वो वुल्फ अपने जबड़े से उसकी तलवार को ही पकड़ लेता है। तभी जिन्हो उसे एक लात मारकर पीछे हटाता है और अपनी तलवार से उस वुल्फ के जबड़े समेत उसका सर ही काट डालता है। वो उस दूसरे वुल्फ से लड़ने के लिए तैयार होने लगता है, मगर वो वुल्फ उसे देखकर वहाँ से डर के भाग जाता है। इसके बाद जिन्हो थोड़ी देर के लिए राहत की सांस लेता है। तभी जिन्हो अपनी स्टेटस विंडो में देखता है कि अब उसका लेवल 2 हो चुका है। वो सोचता है कि जब मैं अपनी डेली क्वेस्ट पूरी किया करता था तब मेरा लेवल अप नहीं हुआ था। शायद ये इस वजह से है क्योंकि अब मैं असली लड़ाई कर रहा हूँ और मेरी चोटें भी अपने आप ठीक हो गई हैं। वो सोचता है कि जब भी मैं लेवल अप करूंगा तो क्या मेरी सारी एबिलिटीज 1 पॉइंट से बढ़ जाएंगी। मैंने अभी 5 पॉइंट कमा लिए, जबकि डेली क्वेस्ट से तो मुझे सिर्फ 3 ही पॉइंट मिला करते थे। तो यानी कि असली लड़ाई करने की वजह से मैं ज्यादा तेजी से लेवल अप कर पाऊंगा। मुझे अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तक कि इससे मेरी इंटेलिजेंस और परसेप्शन भी बढ़ेगी। मैं अपनी स्ट्रेंथ को काफी अच्छे से समझ पा रहा हूँ। सिर्फ 32 पॉइंट्स की वजह से मुझे मेरी बॉडी काफी ज्यादा लाइट महसूस हो रही है। मैं सिर्फ इस चीज का अंदाजा ही लगा रहा हूँ, लेकिन जितनी ज्यादा मेरी बेसिक एबिलिटी ज्यादा होंगी उतने ही मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। तो यानी कि मैं सचमुच स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ। तभी वो उस वुल्फ के पास जाकर चेक करने लगता है कि क्या उसके अंदर कोई मैजिक स्टोन है। तभी उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आती है कि आपको लाइकन फेंग नाम की एक एटम मिली है, जिसे आप बेच भी सकते हैं। वो उस सिस्टम के अंदर से उस एटम को निकाल कर देखने लगता है और साथ में सोच रहा होता है कि मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा अजीब चीजें हो रही हैं। अगर मैं इस सिस्टम को गेम की तरह कंट्रोल करूं तो क्या ये डंजन और मॉन्स्टर हकीकत से अलग होंगे। तभी उसकी स्क्रीन पर शॉप नाम का एक ऑप्शन आता है, जिस पर आप कोई भी चीज सेल या परचेज कर सकते हैं, मगर साथ में वहाँ पर यह भी लिखा होता है कि अभी आपका लेवल इतना हाई नहीं है कि आप यहाँ से कोई चीज खरीद सके। मगर वो वहाँ पर लाइकन फेंग को बेच पाता है, जिसे कि उसे 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। वो सोचता है कि ये एक ई रैंक की डंजन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई हाई प्राइस होगी। फिर वो अपनी तलवार को उठाते हुए कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहाँ से बॉस को हराए बगैर नहीं जाऊंगा। देखकर ऐसा लगता है कि अगर मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल गया तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे वो कहाँ पर मिलेगा। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुका तो मैं यहाँ पर भूखा ही मर जाऊंगा। फिर वो सोचता है कि बेशक ये एक ई रैंक की डंजन है, लेकिन एक बॉस को अकेला मेरे लिए हराना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसी तरह लेवल अप करता गया तो शायद मैं ऐसा कर पाऊंगा। अभी वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर काफी सारे वुल्फ्स आ जाते हैं, मगर वो उनको देख के डरने की बजाय उनसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वो सारे वुल्फ एक साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर वो उनसे काफी बहादुरी के साथ लड़ रहा होता है। वो उनसे कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा और अगर मैंने तुम्हें इतनी आसानी से मार दिया तो मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लगेगा। फिर वो मुस्कुराते हुए उन सारे वुल्फ्स को अपनी तलवार से काटने लगता है, किसी का सर, किसी का गला, तो कईयों को तो वो बीच में से ही काट डालता है और उसे बार बार लेवल अप करने का
नोटिफिकेशन भी आ रहा होता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने वुल्फ असैसिन का टाइटल एक्वायर कर लिया है। इसके बाद हमें रोड के बिल्कुल बीचों बीच एक डंजन दिखाई जाती है, जिसे देखकर कुछ लोग कहते हैं कि गिल्ड को इस मसले को जल्दी से सुलझाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू ने उन सारे वुल्फ को मार गिराया था। इस फाइट की वजह से वो खुद भी काफी ज्यादा थक चुका था और उसकी स्वाड भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। वो सोचता है मुझे लगता है कि अब बैटल खत्म हो चुकी है। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि इतने सारे वुल्फ्स को मारने पर आपकी वुल्फ असैसिन की एबिलिटी 40% तक बढ़ गई है और इस वजह से उसकी इन्वेंटरी में काफी सारी आइटम्स भी जमा हो जाती हैं और साथ में उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल जाता है। वो सोचता है कि मुझे ये काफी आसानी से मिल गया, क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मुझे इस तरह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए दोबारा से कोई मौका मिलेगा। अगर मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके यहाँ से चला जाऊँ तो शायद ये डंजन डिसअपीयर हो जाएगी। देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी अननोन फोर्स के हाथों खेल रहा हूँ। फिर वो सोचता है क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या वापस चले जाना चाहिए। फिर वो उस टेलीपोर्टेशन स्टोन को अपनी इन्वेंट्री में वापस रखते हुए आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हम जूही को देखते हैं जो कि चलते हुए कहीं जा रही होती है। तभी उसे हंटर्स एसोसिएशन से फोन कॉल आती है जिनसे उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक डंजन ब्रेक हो गई है। वो अपने मन में सोचती है क्या ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया था। फोन पर से वो आदमी कहता है कि हमने उस डंजन ब्रेक से निपटने के लिए हंटर्स को तो जमा कर लिया है, लेकिन हमें एक हीलर की काफी ज्यादा जरूरत है, जिस पर जूही वहाँ जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जो कि रेजर क्लॉड प्रीकर नाम के एक मॉन्स्टर को मार गिराता है। फिर वो ब्लैक शैडो रेजर नाम के दूसरे मॉन्स्टर को भी मार देता है। इस दौरान वो सोच रहा होता है जैसे जैसा मैं लेवल अप कर रहा हूँ मेरे लिए मॉन्स्टर्स को मारना आसान होता जा रहा है। फिर वो बताता है कि यहाँ पे बहुत से मॉन्स्टर के नाम का कलर डिफरेंट है, जिसके जरिए आप उनके लेवल को बता सकते हो। व्हाइट का मतलब काफी ज्यादा कमजोर, ऑरेंज का मतलब मेरे जितना पावरफुल और रेड का मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मेरे लेवल अप करने से पहले उस वुल्फ के नाम का कलर ऑरेंज था, लेकिन मेरे लेवल अप करने के बाद वो व्हाइट हो गया, जो कि मेरे स्ट्रॉन्ग होने की निशानी है। लेकिन मैं अभी भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि जो मॉन्स्टर अभी नीचे है मैं उसे जाकर हरा सकूं। वो दरअसल ये बात डंजन के बॉस मॉन्स्टर के लिए कर रहा होता है और वो चलते हुए एक सीढ़ियों के पास आ पहुंचता है। वो अपनी स्टेटस विंडो की तरफ देखकर कहता है कि मेरा लेवल अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, अगर मैं इसी तरह लड़ता रहा तो ये तलवार इतना ज्यादा काम नहीं आएगी। और वो हिम्मत करके वहाँ पर चला ही जाता है। वो जब नीचे जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी पानी में कुछ मूवमेंट होती है और कोई चीज बाहर निकलकर उसके ऊपर अटैक करती है, जिसे वो दीवार पर जा लगता है और उसकी स्वाड भी टूट जाती है। तभी पानी में से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है। जिनवू कहता है कि मेरे इतने ज्यादा लेवल अप करने के बावजूद भी इसका नाम ऑरेंज कलर में है, जिसका नाम किंग ऑफ द स्वैम्प ब्लू वेनम फैंग कसाका होता है। वो उसकी स्किन की तरफ देखकर कहता है कि उसके स्केल की वजह से मैं उसे अपनी तलवार से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अगर मैं खाली हाथों से लड़ा तो ये मौत को दावत देने के बराबर होगा। मगर तब भी वो अपनी टूटी तलवार उठाकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो सांप उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे जिनवू वहाँ से हटकर बच जाता है और अपनी तलवार से उसे काटने की कोशिश करता है, मगर इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो सांप अपनी गर्दन घुमाकर दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे जिनवू वहाँ से भागकर दोबारा से डोज कर लेता है। मगर तभी वो सांप उसे अपनी दुम से मारता है, जिसकी वजह से वो लुढ़कते हुए पानी में जा गिरता है। तभी वो सांप पानी के अंदर आकर उस पर अटैक करने लगता है, जिसे वो वहाँ से हटकर बचने की कोशिश करता है, मगर वो सांप उसे मारकर बाहर गिरा देता है। वो सांप दोबारा से जिनवू के ऊपर अपनी दुम से अटैक कर उसे काफी दूर फेंक देता है और वो उसके ऊपर एक ट्रेन भी फेंक देता है, जिसे वो वहाँ से भागकर बचने की कोशिश करता है, मगर तब भी वो उसके नीचे आ ही जाता है। लेकिन तब भी वो कैसे न कैसे करके बच ही गया था और वो दोबारा से अपनी तलवार उठाकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान वो सोच रहा होता है कि इतना काफी नहीं है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इस बेकार जिंदगी को छोड़ने के लिए आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और वो सांप भी उसकी तरफ देखकर काफी जोर से दहाड़ता है। तभी जिनवू अपने पास्ट की एक बात याद करता है, जहाँ पर मिस्टर सोंग उसे बता रहे होते हैं कि लोग तुम्हें दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें मेहनत करते रहना चाहिए ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको। यहाँ पर जिनवू उस सांप से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी वो सांप अपनी दुम से मारकर उसे एक पिलर के साथ लगा देता है। वो सांप जिनवू के ऊपर अपनी दुम से इतनी ज्यादा फोर्स लगाता है कि वो पिलर टूट जाता है और जिनवू सामने वाली दीवार पर जा लगता है, मगर वो दोबारा से खड़ा होने लगता है। वो कहता है कि लोगों ने मुझे वीकेस्ट हंटर का नाम इसलिए दिया क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक था और वो सभी लोग मुझे नीचा देखा करते थे और मुझे भी इस चीज से काफी ज्यादा बुरा लगता था, लेकिन अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। वो सांप अपनी बॉडी के जरिए उसे चारों तरफ से घेर लेता है, मगर जिनवू उछलकर उसके ऊपर चढ़ने लगता है, मगर वो सांप उसे दूर पटक देता है, जिससे वो सीधा छत पर जा लगता है। वो नीचे गिरता है, लेकिन वो दोबारा से खड़ा होने लगता है। वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और उसकी बॉडी भी ग्लो करने लगती है। वो कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनकर ही रहूंगा। वो सांप दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है, मगर जिनवू वहाँ से हटकर दोबारा से उसे अपनी तलवार से काटने की कोशिश करने लगता है, मगर जैसा कि उम्मीद थी इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो सांप
उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने लगता है, मगर जिनवू उछलकर उसे बच जाता है और वो ऊपर जाकर उसकी स्केल के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। वो साम दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है, मगर जिनवू उससे फिर से बच जाता है और वो कैसे न कैसे करके उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैंने अपने सारे एबिलिटी पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर लगा दिए थे, और वो अपने खाली हाथों से ही उसकी गर्दन को तोड़ने लगता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है, जिससे कि उस साम को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो जिनवू को अपने ऊपर से हटाने के लिए इधर उधर टकरे भी मारता है, मगर जिनवू तब भी उसे नहीं छोड़ता। उस साम के इतनी ज्यादा टकरे मारने की वजह से जिनवू को काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है, मगर वो तब भी उसे नहीं छोड़ता, मानो जैसे उसके सर पर तो खून ही सवार हो, और वो उस साम की गर्दन को मजीद दबाने लगता है, जिससे कि उस साम की गर्दन के अंदर से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है और वो काफी ज्यादा तड़पता भी है। जिनवू चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वो उस साम की गर्दन को इतनी जोर से दबाता है कि आखिरकार वो मर ही जाता है, यानी कि आखिरकार वो उस साम को मारने में कामयाब हो ही गया था। तभी उसे स्क्रीन पर 2 दफा लेवल अप करने का नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर जिनवू काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि देखकर लगता है कि अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपने किंग ऑफ द स्वैम्प ब्लू वेनम फैंग कसाका को हरा दिया है, जिसकी वजह से उसके हाथ काफी बढ़िया डैगर लगता है, जिसकी प्रॉपर्टीज में लिखा होता है कि ये एक सी क्लास का डैगर है, जिसका अटैक 25% है और वो ओपोनेंट को एक सेट टाइम तक पैरालाइज कर सकता है, और इसे इस्तेमाल करने के लिए हर सेकंड आपकी 1% HP लगेगी। जिनवू ये देखकर सोचता है कि ये मिस्टर सोंग की तलवार से डबल पावरफुल है, और उसे कसाका वेनम ग्लैंड नाम का A रैंक पोशन भी मिला होता है, जिसके इस्तेमाल की वजह से आपका फिजिकल डैमेज 20% बढ़ जाएगा, जबकि मस्कुलर डैमेज 35% तक कम हो जाएगा। जिनवू सोचता है कि इस चीज को इस्तेमाल करना काफी ज्यादा खतरनाक है, अभी के लिए मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि डेंजन की बॉस को हराया जा चुका है, अब ये जगह अपनी ओरिजिनल स्टेट में तब्दील हो जाएगी। इसके बाद वो डेंजन वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है और जिनवू उसी स्टेशन के ऊपर खड़ा था जहाँ पर वो आया था। जिनवू जब उस स्टेशन से बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं है। तभी एक आर्मी सोल्जर उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें इस तरह सारे आम नहीं घूमना चाहिए, क्या तुमने अनाउंसमेंट नहीं सुनी? तभी वो सोल्जर जिनवू के हाथ में मिस्टर सोंग की टूटी हुई तलवार देखकर पूछता है, क्या तुम एक हंटर हो? जिनवू हाँ में जवाब देता है। फिर वो सोल्जर उसे काफी रिस्पेक्टफुली बात करने लगता है और वो उसे कहता है कि आप मेरे साथ आए, और जिनवू भी उसके साथ जाने लगता है। तभी वो रास्ते में होने वाली तबाही और मरे हुए मोस्टर को देख के समझ जाता है कि यहाँ पर एक डेंजन ब्रेक हुई है। वो सोल्जर बताता है कि हमने सारे छोटे मोस्टर को मार दिया है, बस एक जायंट बीस्ट रह गया है जिसे दूसरे हंटर संभाल रहे हैं। जिनवू भी अपनी परसेप्शन से उस मोस्टर को काफी दूर से सेंस कर लेता है। इसके बाद हम उसी जायंट मोस्टर को देखते हैं जिसे दूसरे हंटर लड़ रहे होते हैं। वहाँ पे दूसरे सिविलियंस भी मौजूद थे जो कि उसकी फोटोज ले रहे होते हैं, मगर आर्मी वाले उन्हें पीछे रहने का कहते हैं, मगर वो मोस्टर उन हंटर्स के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। जिनवू भी उस सोल्जर के साथ पीछे रहकर इस सब चीजों को देख रहा होता है। जिनवू अपने मन में सोचता है कि ये एक टेम्पररी टीम है, इस वजह से ये एक दूसरे के साथ सही तरीके से लड़ नहीं पा रहे हैं। वो कहता है कि उनमें 8 E रैंक के और एक D रैंक का हंटर मौजूद है, जिनमें उनका टैंकर D रैंक का है, और वहाँ पर एक D रैंक की हीलर और एक B रैंक की हीलर भी मौजूद है। तभी वो देखता है कि वो B रैंक की हीलर और कोई नहीं बल्कि जूही ही होती है। तभी वहाँ पर मौजूद एक हंटर जूही से कहती है कि तुम अपनी हीलिंग का इस्तेमाल करो, जिसे सुनकर जूही फौरन से अपनी हीलिंग स्पेल का यूज करने लगती है, मगर तभी उसे वही जायंट स्टैचू वाला सीन याद आ जाता है, जिसकी वजह से डर के मारे वो उस स्पेल को कास्ट नहीं कर पाती। जिनवू ये देखकर सोचता है कि एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है। फिर वो अपने कदमों को पीछे हटाने लगता है। वो कहता है कि ये बस एक D रैंक का मोस्टर है। जिनवू सोचता है कि मैं उस मोस्टर का डिफेंस तोड़ दूं तो वो हंटर उसे आसानी से मार पाएंगे। फिर वो उसी टूटी हुई तलवार को डैगर की तरह पकड़ता है और उस मोस्टर की तरफ काफी तेजी के साथ फेंक देता है, जिससे कि उस मोस्टर का डिफेंस टूट जाता है और वो हंटर उसे काफी आसानी से मार गिराते हैं। वो सारे हंटर कहते हैं कि आखिरकार हमने इसको हरा ही दिया, मगर उनके टैंकर को इस चीज में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। वो कहती है कि हम इतनी देर से उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम इस पे नाकाम रहे। तभी वो जिनवू की तलवार को वहाँ पर देखता है। वो एक सोल्जर से पूछता है कि आखिर ये अटैक किसने किया था। वो सोल्जर उसे जिनवू के बारे में बताने लगता है, मगर जिनवू वहाँ से चला जाता है। हम जिनवू के मसल्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। जिनवू इस दौरान सोचता है कि वो मोस्ट काफी ज्यादा वीक था, मैंने तो उसे एक ही अटैक में मार गिराया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर जो ही उसे वहाँ से जाते हुए देख लेती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और हमारी दूसरी वीडियोस को भी सपोर्ट करें। तब तक के लिए इत्ते की मस।